नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम के। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर अहम बैठक हुई है, जहां तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नीति आयोग के एडवाइजर ने भी शिरकत की है। सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा की काफी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है। डेवलपमेंट गोल में 2020-21 की रिपोर्ट में हरियाणा फास्टेस्ट मूविंग स्टेट बना है और 10 अंकों का जंप हरियाणा को मिला है। चंडीगढ़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर अहम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कॉन्सेप्ट को विश्व भर में 2015 के दौरान शुरू किया गया था और उसके कुछ लक्ष्य रखे गए थे जो टारगेट 2030 तक पूरे करने हैं। इन लक्ष्यों में 17 टारगेट तय किए गए हैं, जिसके लिए समय समय पर उनकी समीक्षा बैठक होती है। और आज नीति आयोग के एडवाइजर आए थे, जिनके साथ हरियाणा के अधिकारियों ने चर्चा की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा की काफी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। डेवलपमेंट गोल में 2020-21 की रिपोर्ट में हरियाणा फास्टेस्ट मूविंग स्टेट बना है और 10 अंकों का जंप हरियाणा को मिला। हम बहुत इंप्रूव हर क्षेत्र में कर रहे हैं। गरीबी, जल प्रबंधन और पर्यावरण समेत हर क्षेत्र में हम सराहनीय काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग ने हरियाणा को काफी बेहतर स्थिति में बताया है। पूरे देश में हरियाणा को नीति आयोग ने फिलहाल 8वें नंबर पर रखा है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो कंसेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड 2015 में शुरू हुई थी और इसके लिए कुछ टारगेट्स तय किए गए थे। जो टारगेट्स 2030 तक पूरे करने हैं उसमें 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो समय समय पर उन सब की रिव्यू मीटिंग होती है। आज हरियाणा के सभी अधिकारियों ने बैठ करके नीति आयोग के एडवाइज़र वो आए थे, उनके सामने बैठ करके इसको रिव्यू किया है और बहुत विषयों में हरियाणा की बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी स्थिति है। खास करके जैसे डेवलपमेंट गोल्स में फास्टेस्ट मूविंग स्टेट के नाते से 2020-21 की जो हमारी रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें 10 पॉइंट एकदम जंप हमको मिला है जो और किसी स्टेट का नहीं है। तो इस नाते से हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो पावर्टी हो, चाहे वो नो हंगर हो, चाहे वो ये जो आपका एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस है, इन सब चीज़ों के अंदर हम जो है अपनी इकोनॉमी के नाते से हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार यानी नीति आयोग की ओर से हरियाणा को बहुत अच्छी पोजीशन पर रखा गया है। ओवरऑल हम कितने स्थान पर? 8वें स्थान पर अभी। हाँ, 8वें स्थान पर पूरे देश में। वहीं सीएम ने बताया कि हरियाणा ने काफी काम किया है और परिवार पहचान पत्र योजना के जरिए हम अति पिछड़े परिवारों को सहायता दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। देखिए, जैसे नो पावर्टी, नो हंगर, इसके अंदर हम लोगों ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब एक एक परिवार को चेज करना शुरू किया है कि किस प्रकार से उनके इनकम को बढ़ाया जाए, उनकी गरीबी को हटाया जाए। हमारा परिवार पहचान पत्र, उसमें भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वर्ष भर के अंदर ही ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ जाएंगी और गरीब आदमियों की सहायता करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे चल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के पैरामीटर में भी हरियाणा ने बेहतर काम किया है। हरियाणा की लिंगानुपात की स्थिति सुधरी है। नीति आयोग लिंगानुपात में 913 को स्वीकार किया, हालांकि स्थिति अभी 922-923 तक पहुंची है।
ऐसे ही हेल्थ के भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जैसे जेंडर रेशो में भी इसमें एक गोल है कि उसके अंदर हरियाणा ने बहुत एक अच्छी अचीवमेंट अपनी की है। जो 871 की हमारी जेंडर रेशो पहले थी, अब वो 913 आती गई है। हालांकि हमारे यहाँ तो वार्षिक जो जेंडर रेशो आती है वो 922-23 तक भी पहुंची है, लेकिन अभी नीति आयोग ने 913 का जो उसमें स्वीकार किया है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हमारी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन में भी हरियाणा बेहतर काम कर रहा है। वहीं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने फोन कर बताया कि हरियाणा देश भर में पहले नंबर पर है। ऐसे में हमारी हर विभाग की परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही है। जल जीवन मिशन में हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें कल ही मुझे जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं उनका फोन आया कि आपका प्रथम स्थान आ गया देश भर में। तो इसलिए हर एक कार्यक्रम में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हर एक विभाग के आगे बढ़ रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतरीन कार्य करने को लेकर शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों से सीधा संवाद किया। इस दौरान बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य यहां मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए हर कार्यकर्ता को वास्तविक गरीब परिवारों की संस्तुति करें ताकि किसी भी कारण से सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति का उत्थान हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सर्वे में सकारात्मक सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि कौशल प्रशिक्षण के बाद युवा अपना रोजगार शुरू कर सकें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम आदमी को मिले, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए बीजेपी कार्यालयों में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता अपने आसपास के 10-10 गरीब परिवारों की सूची तैयार करे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभ पात्रों परिवारों तक पहुंच सके। ये समाज हमारा स्किल प्राप्त करने वाला समाज है। हमने एक अलग से स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। श्री विश्वकर्मा स्किल विकास की जो यूनिवर्सिटी है, किसी ने मांग नहीं की थी। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन जब हमको ही ध्यान में आया कि अगर इतना बड़ा वर्ग है, इसको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। पढ़ाना एक चीज है, स्कूलों में पढ़ाई हो जाती है, क ख ग ABC 1 2 3 पढ़ाई हो जाती है, इसको कहते हैं 3R एजुकेशन। लेकिन खाली 3R एजुकेशन से कुछ नहीं बनता। ये करने का कौशल, ये बहुत जरूरी है समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी कौशल विश्वविद्यालय जो बनाया, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, उसके अंदर 800 कोर्सेज चिन्हित किए गए हैं, छोटे बड़े। तो इसलिए उन कोर्सेज के माध्यम से अपना ये समाज कैसे आगे बढ़े, उसमें हमारी भूमिका चाहिए। जगह जगह कौशल के केंद्र खोल रहे हैं। जितने ITIs हैं, हर एक ITI में कौशल विकास का एक केंद्र। धीरे धीरे ITI को और कौशल विकास को इनको मिलाना है। तो वो भी वही काम है, उसमें ट्रेनिंग टाइप ज्यादा होता है। पढ़ाई हो गई और पढ़ाई के नाते इंजीनियरिंग के जो छोटे मोटे कोर्स है, आदमी तुरंत वहां से निकले कोई नौकरी ले ले। लेकिन कौशल विकास के सारे प्रोग्राम वहां नहीं है। धीरे धीरे कौशल विकास के प्रोग्राम इनको आगे उसमें बढ़ाएंगे। हमारा ध्येय क्या है, हमारा झुकाव किधर है, हमके क्या करना है, हमको समाज के सामान्य गरीब वर्ग को ऊपर उठाना, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना। जिसको योजना का लाभ नहीं पहुंचा है उस तक योजना का लाभ पहुंचाना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये एक स्कीम बनाई है और इस साल में हम 1 लाख परिवारों तक पहुंच करेंगे 31 दिसंबर तक। और उसके बाद अगले 1 लाख यानी 2 लाख परिवार का हमारा टारगेट है कि 2 लाख परिवारों को हम न्यूनतम आय से 1,80,000 तक पहुंचा सकें। 2 लाख परिवारों को। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मंगलवार को दिल्ली स्थित एम्स से डिस्चार्ज होकर चंडीगढ़ सिविल सचिवालय कार्यालय पहुंचे, जहां अनिल विज एक्शन में नजर आए। उन्होंने आपको बता दें कि गृह और पुलिस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, राज्य में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों की जानकारी हासिल की। अनिल विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वो शांति बनाकर अपना प्रोटेस्ट करें, अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं ताकि आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो।
वहीं उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा है कि आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा से किसी भी मुद्दे का हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सभी को हक है और हर किसी को समानता का अधिकार भी दिया हुआ है, और इसीलिए हमें ऐसा कोई भी काम या फिर कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी के हक का हनन हो। वहीं पंचकुला में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंग लिमिटेड के अधिकारियों और सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशक हैं उनकी समीक्षा बैठक हुई है। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आने वाले गन्ना पेराई सीजन के तहत राज्य की जितनी भी सहकारी चीनी मिलें हैं उनको अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से लेकर नवंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान चालू कर दिया जाएगा, ताकि गन्ना किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पंचकुला में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंग लिमिटेड के अधिकारियों और सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले गन्ना पिराई सीजन के तहत राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों को अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से लेकर नवंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान चालू कर दिया जाएगा, ताकि गन्ना किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे और आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए, ताकि बाजरे और आलू से भी इथेनॉल के उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा सके। बैठक में बताया गया कि पलवल की सहकारी चीनी मिल को आगामी 26 अक्टूबर, पानीपत, करनाल, शाहबाद की सहकारी चीनी मिलों को आगामी 9 नवंबर, रोहतक की सहकारी चीनी मिल को 10 नवंबर, सोनीपत, जींद, महम, गोहाना की सहकारी चीनी मिलों को 11 नवंबर और कैथल सहकारी चीनी मिल तथा असंध की चीनी मिल को आगामी 12 नवंबर को गन्ना पिराई के लिए चालू कर दिया जाएगा। वहीं सहकारिता मंत्री ने चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक के दौरान या मुख्यालय की ओर से जो भी आदेश दिए जाते हैं उनकी अनुपालना समय पर होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के दौरान संबंधित उच्च अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री को अवगत करवाया गया 2022 के प्रथम हफ्ते के दौरान पानीपत की सहकारी चीनी के नए संयंत्र को भी चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि पानीपत की सहकारी चीनी मिल में को जनरेशन के लिए 132 केवी लाइन के मामले को HVPNL और HERC के साथ समन्वय किया जा रहा है। इसी तरह करनाल की सहकारी चीनी मिल में 132 kVA लाइन के संबंध में भी जानकारी सहकारिता मंत्री और उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंग लिमिटेड के अधिकारियों और सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों की हुई समीक्षा बैठक की जानकारी दी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और गन्ने के पिराई सीजन को लेकर क्या तैयारियां हैं इस पर बातचीत हुई है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर बनवारी लाल है। डॉक्टर साहब, आज आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कौन कौन उसमें मौजूद रहे हैं और क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं? आज सभी शुगर मिल्स के एमडीज मीटिंग में शामिल हुए और हमारे विभाग के एसीएस और आरसीएस और एमडी शुगर फैड भी शामिल हुए और ये सब जो हमारा क्रशिंग सीजन आ रहा है और ये हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके और नवंबर के सेकंड वीक तक सभी शुगर मिल्स की क्रशिंग शुरू हो जाए और सभी एमडीज ने ये अश्योर किया है कि हम ये जो आपने जो डेट दी हैं उन डेट पे निश्चित तौर पर क्रशिंग शुरू करेंगे और हमने साथ में ये भी उनसे इंश्योर करवाया कि भाई जो मेंटेनेंस का काम 30 सितंबर तक हमने कहा था पूरा हो जाए तो वो भी मतलब 30 सितंबर तक वो काम पूरा हो गया और उस पर जो भी कोई कमी है उसके बारे में हमने कहा कि भाई जो भी कोई कमी है उसको अभी पूरा कर लें ताकि जब एक बार मिल शुरू हो जाए उसके बाद बंद नहीं होनी चाहिए
और हमारा पिछला एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। कोई शुगर मिल बीच के अंदर बंद नहीं हुई और किसानों को भी कोई असुविधा नहीं हुई। किसी भी किसान ने कोई किसी तरह की मतलब शिकायत नहीं की कि उनका गन्ना पिरोया नहीं गया। सर, आपने बताया कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के बीच में अलग अलग जो जिलों में सहकारी मिल हैं वो शुरू होंगे। तो आज की जो अधिकारियों की बैठक थी उसमें क्या रिपोर्ट थी? मतलब जो मेंटेनेंस का काम 30 सितंबर तक पूरा हुआ है, कहीं पर कोई खामी कमी नजर आई या कोई और ज़्यादा उसमें टेक्निकली कोई कहीं दिक्कत तो नहीं किसी मिल में? नहीं, लगभग सभी मिल्स का जो मेंटेनेंस का काम था सेटिस्फैक्ट्री था और कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो अभी हमारे पास समय है, उसमें पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो डेट्स दी हैं उस डेट पर क्रैशिंग शुरू हो जाएगी। सर, गन्ना किसान इससे पहले हरियाणा में जो शुगर मिल थी उनके बाहर लंबी जो है वो ट्रॉलियों की लाइन देखने को मिलती थी और गन्ना किसान जो है वो काफ़ी परेशान होते थे मिल में उनके गन्ने की पिराई को लेकर। अब आपने क्या इंतजामात किए हैं? किस तरह से किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी? वो अपना गन्ना लेकर जब ट्रॉली में पहुंचेगा मिल तो उसको पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं रहेगी? देखो, पिछली बार भी हमने जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था और किसान को उसके मोबाइल पर मैसेज दिया जाता है कि भाई आप अब अपना गन्ना लेके आ सकते हो और उसी टाइम किसान घर से चलता है तो उसको कहीं भी वेट नहीं करनी पड़ती, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले पिछले साल भी नहीं आई और आगे भी कोई दिक्कत किसान को नहीं आने देंगे। गन्ना किसानों के पुराने भुगतान की बात करें या फिर अब आगे जो पिराई सीजन शुरू आप करने जा रहे हैं उसके भुगतान की बात करें, क्या तैयारी है? मतलब पिछला भुगतान आपने कर दिया है क्या सभी मिल का, और अगले भुगतान को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखो, जो हमारा 2021 का जो क्रशिंग सीजन था उसके अंदर हमने मेरे ख्याल से 10 जुलाई से पहले सभी की पेमेंट हमने सभी किसानों की पेमेंट कर चुके थे और आज की तारीख में किसी भी शुगर मिल की कोई किसान की पेमेंट बाकी नहीं है। तो आगे आगामी जो सीजन शुरू होने जा रहा है सर, उसकी पेमेंट गन्ना किसानों के समय पर हो, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखो, इसके लिए भी हमने जो लोन देते हैं हम मिल्स को, उसका भी प्रावधान हमने कर लिया है और आगे भी हम किसान की पेमेंट में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे, किसान को समय पर पेमेंट करेंगे। आज की बैठक में सर एक एथेनॉल के उत्पादन को लेकर जो सोर्स है उस पर भी बातचीत हुई है, तो क्या आपके पास कोई जानकारी थी कि किस तरीके से इसके ऊपर आगे और काम हो सकता है? देखो, हमने जैसे एथेनॉल हमारा शुगर से भी बनता है, जैसे सिरा से बनता है और इसी तरह ग्रेन से भी बनता है, तो हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि भाई ग्रेन में अगर बाजरे से भी अगर इथेनॉल बन सकता है तो इसकी भी स्टडी करें और इसका भी देखें कि भाई अगर हम बाजरे से इथेनॉल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो बाजरा की ज़्यादा उपज होती है तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने कहा कि हम इस पर स्टडी करते हैं और अगर संभव हुआ तो इस पर काम करेंगे। सर, अब जो गन्ना किसान अब जो है वो शुगर मिल पहुंचेंगे, गन्ने की पिराई होगी। पिछली बार भी आपने जो है वो कुछ नए प्रोडक्ट के तौर पर गुड़ या शक्कर जो है वो मार्केट में आप लेके आए थे, इस बार भी इस तरह की तैयारी रहेगी सर? पिछली साल हमने 3 मिलों में जैसे शुरू किया था, कैथल, पलवल और मैम, और अब की बार भी इन तीनों मिल में हम वही गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन करेंगे और पिछली बार जो थोड़ी बहुत कमियां रही उनको अब सुधारेंगे, जो पैकिंग में भी और उसका जो साइज़ है उसमें भी सुधार करेंगे और इसका अच्छा गुड़ और शक्कर हम अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे ताकि लोगों को गुड़ और शक्कर मिल सके। सर, मार्केट में भी और आम लोगों में भी अब जो है वो शुगर से ज़्यादा यानी चीनी से ज़्यादा जो डिमांड है वो गुड़ है, शक्कर इस तरह की अब बढ़ी है। उसके मद्देनज़र आपने फिलहाल 3 जगह पर ये प्रोडक्शन करने की बात की है, आगे इसको और विस्तार करने की बात करें या फिर यहाँ इन 3 जगह पर काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन की जाए ताकि इस चीज़ की सप्लाई लगातार बनी रहे? देखो, वही बात है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो दूसरी या तो इन्हीं में क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी या दूसरी शुगर मिल्स के अंदर भी हम गुड़ वगैरह बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अंतिम सवाल है सर, पिराई का सीजन अब शुरू होने जा रहा है, आपने दिशा निर्देश आज अधिकारियों को दे दिए हैं, गन्ना किसानों से क्या अपील है? एक तो गन्ना किसानों से ये अपील है कि गन्ना अपना एक साफ़ सुथरा करके लेके आएँ और एक पहले भी हमने पिछली बार भी ये कहा था, किसान अपना गन्ना जो डिस्टेंस पे बोएं तो उससे क्या होता है, एक तो जो क्रॉप कटिंग के टाइम उनको दिक्कत नहीं आएगी, हार्वेस्ट वगैरह उसमें यूज किया जा सकता है, जो कि किसानों की एक समस्या थी कि भाई लास्ट के टाइम में जो लेबर है उनको लेबर नहीं मिलती और उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर डिस्टेंस पे 4-4 फीट के डिस्टेंस पे अगर गन्ने की बुआई करेंगे तो उसमें क्या है कि हार्वेस्टर से कट जाएगा और उससे मतलब उनको ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा
और इंटरक्रॉप एक फसल भी हम लगा सकते हैं उसमें, और कोई सब्जी वगैरह कोई इसका जो डिस्टेंस है उसके अंदर दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं, तो उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। सर एक सवाल ये रह गया कि अभी आपने हाल ही में जो है वो गन्ने के रेट की जो वो बढ़ाने का फैसला किया है, तो ये जो गन्ने के रेट बढ़ाए, इन्हीं रेट पर किसानों का गन्ना बिकेगा क्या, और रेट क्या रहेंगे सर? देखो, हमने जो पहले भी हमारा सबसे ज़्यादा रेट था और अब भी हमने 12 रुपये बढ़ाए हैं, और ये रेट जो बढ़ाए उसी रेट पे गन्ना किसानों को खरीदा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि गन्ने की पिराई के मद्देनजर जो शुगर मिल है उनमें पिराई को शुरू करने के लिए आदेश दे दिए हैं, और गन्ना किसानों से अपील की है कि वो अपना साफ सुथरा गन्ना लेकर आएं ताकि उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, और गन्ना किसानों का भुगतान जो पिछली बार किया गया है 10 जुलाई तक, उसी तरह से समय पर किसानों को भुगतान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला के परिसर में मलेरिया कार्यालय भवन और एमसीएच प्रखंड का भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य कर्मियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। पंचकुला में स्वास्थ्य सेवाओं में एक और नया अध्याय जोड़ते हुए मंगलवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला के परिसर में मलेरिया कार्यालय एवं मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल प्रखंड का भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज पंचकुला के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक साथ 2 नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में 300 बेड की सुविधा है, और इस 200 बेड के मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के शुरू होने से ये क्षमता बढ़कर 500 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां पर 500 बेड की सुविधा उपलब्ध है। देखिए, आज पंचकुला के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन हमने आज यहाँ पर सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जो पहले 300 बेडेड हॉस्पिटल था, 200 बेडेड का नया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो है, आज उसका हमने भूमि पूजन किया। मैं समझता हूँ कि ये हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनने के पश्चात यहाँ के जो हॉस्पिटल की वर्किंग के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा। अभी 300 बेडेड के अंदर ये सारी मदर चाइल्ड का जो हमारा जो गायनोलॉजी का जो यहाँ पर है वो सारा यहीं पर है। फिर 200 बेड यहाँ से सेपरेट होकर उधर चले जाएंगे, और यहाँ पर स्थान जो अलग अलग हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए और ज़्यादा साइट अवेलेबल है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सिविल अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल पंचकुला के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि 200 बेड की क्षमता वाले अस्पताल की 11 मंजिल बिल्डिंग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है, जिससे तैयार होने में करीब 1.5 साल का वक्त लगेगा। वहीं उन्होंने बताया कि सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में 5 मंजिलीय मलेरिया कार्यालय भवन भी बन रहा है, जिससे मलेरिया कर्मी और अन्य संबंधित कर्मचारी एक ही छत के नीचे बेहतर तालमेल के साथ कार्य कर सकेंगे। ये जो बिल्डिंग बनने जा रही है 8 स्टोरी प्लस 3 बेसमेंट 11 मंजिली बिल्डिंग बनने जा रही है, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से, और इसको कंप्लीट होने में लगभग 1.5 साल का जो हमने कहा है कि 1.5 साल के अंदर ये बन करके तैयार होगी। इसके साथ ही आज मलेरिया जो ऑफिस की बिल्डिंग है, पहले मलेरिया का कार्यालय 3 स्थानों के ऊपर सेक्टर 10 के अंदर, सेक्टर 11 के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर अलग अलग स्थानों पर कर रहा है। ये जो मलेरिया की बिल्डिंग बन रही है ये भी 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, और इस बिल्डिंग के बनने के पश्चात सभी जो मलेरिया के जो डॉक्टर्स हैं या जो सारे मलेरिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे एक बिल्डिंग के नीचे आएंगे और उनको काम करने में सुविधा मिलेगी। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कोविड के दौरान डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड मरीजों का इलाज और देखभाल की, उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा
कि सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए। आज हमारे जो कोविड के समय के अंदर जिन कोविड के योद्धाओं ने, जिस कोविड वॉरियर्स ने कोविड में बहुत गहरा रोल प्ले किया, बहुत लोगों की सेवा की, पर रख करके आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिस प्रकार से सेवा की है, आज कुछ उन कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि कोविड काल के अंदर कार्य करने वाला हर जो स्वास्थ्य कर्मी वो बधाई का पात्र है, वो इस प्रशंसा पात्र का अधिकारी है। तो हमें ऐसे कोविड के जो योद्धा हैं, कोविड के जो हमारे सेनानी हैं, उनका रिकॉर्ड जो है हर स्तर के ऊपर करना चाहिए, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। इन सब लोगों ने इस कोविड को भगाने में भरपूर सहयोग किया। इस मौके पर नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल, स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर वी.के. बंसल, निदेशक वंदना गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।